कॉलम्स उसके अंदर होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको भरनी होती है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने तैयार किया है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन सारी जरूरी डिटेल्स उसके अंदर मैंने बता दी। सारे वो क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ सकते थे एड्रेस कर दिए हैं, और एक फॉर्मेट आपके सामने रहेगा कि पीआईक्यू फॉर्म के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, क्या नहीं भरनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यू हैव टू बी वेरी ट्रू, एकदम सच्ची बात जो एक्चुअली है, जो आपने किया है, आपका अचीवमेंट अगर कुछ है तो एक्चुअली अगर आपने उस अचीवमेंट को हासिल किया है तो उसके अंदर भरना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अब रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं कि पीआईक्यू फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीआईक्यू फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर का इंपॉर्टेंस क्यों होता है। देखो, जब भी आप कभी किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हो, मैं डिफेंस की एसएसबी के इंटरव्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कोई से भी इंटरव्यू की बात कर रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी में भी कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो या आगे करके कभी जाओगे, तो आपको, आपने सुना होगा कि आपको एक बायोडेटा, रिज्यूम, कैरिकुलम वाइटा, जिसको सीवी बोलते हैं, वो रखना पड़ता है अपने पास में। आपका इंटरव्यू शुरू होने से पहले इंटरव्यूअर के पास में आपका रिज्यूम या आपका सीवी पहुंचता है। उस सीवी के माध्यम से वो आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर आगे आपका इंटरव्यू चलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एसएसबी के प्रोसेस में भी आपको आपका सीवी लाने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट सीवी की जगह वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, और उस फॉर्म में अलग अलग डिटेल्स वो आपसे मांगते हैं, जिसको आपको फिल करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको उस फॉर्म के अंदर देनी होती है, उसी फॉर्म को पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित प्रश्न, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस। ये मत सोचना कि व्यक्तिगत जानकारी लिखा हुआ है तो न जाने क्या क्या पूछ लेंगे आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो चीजें आपसे सामान्य ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई रहेगी। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ रही थी तो पानी पीना पड़ा। खैर, कभी भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको एक रिज्यूम रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ एसएसबी में आप रिज्यूम लेके नहीं जाते हो। एसएसबी के अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाता है जो सबके लिए सेम होता है, हर पार्टिसिपेंट, हर कैंडिडेट के लिए सेम होता है। और यही वजह है, देखो क्या होता है कि रिज्यूम में मैं अपना एक अलग रिज्यूम बना सकता हूँ, आप एक, अगर अपन किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो अपन सब अपने अलग अलग रिज्यूम बना के जा सकते हैं। लेकिन एसएसबी के अंदर उनको सारे स्टूडेंट्स को एक स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जामिन करना है, इसीलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर आपको दिया जाता है, जिसमें सबसे एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स को एक स्टैंडर्ड के ऊपर ही इवैल्यूएट और एग्जामिन कर सके। यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईक्यू फॉर्म क्या है, तो थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पीआईक्यू फॉर्म भरवाया ही क्यों जाता है आपसे। पहला साइकोलॉजिस्ट के लिए और दूसरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एसएसबी के, जिसको साइक बोलते हैं हम, जो एग्जामिन करने का काम साइकोलॉजिस्ट का होता है, और दूसरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो कि आपसे सीधे बात करके आपका इंटरव्यू लेता है। हमने आपको एक चीज बताई है पहले से, और एक बार फिर मैं वो चीज बताता हूं आपको यहाँ पे लिख के, कि जो एसएसबी की प्रोसेस है, ये एसएसबी की प्रोसेस इट्स ऑल अबाउट मनसा, यानी कि थॉट्स, वाचा यानी कि वर्ड्स, और कर्मणा, वर्ड, एंड कर्मणा, दैट इज एक्शंस। ये इन तीनों के ऊपर बेस्ड होता है। पूरा एसएसबी आपका इन्हीं तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। आप सोचता कैसे हो, आप बोलते क्या हो, और आपके एक्शंस क्या है। जितनी भी आपकी ग्रुप टास्क्स होती है, वो सारी की सारी ग्रुप टास्क्स आपके एक्शंस को डिटरमाइन करती है। ग्रुप टास्क्स, जो आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जैसे टेस्ट होते हैं, ये आपके वाचा को डिटरमाइन करते हैं, और आपके मनसा यानी कि आपके थॉट्स को डिटरमाइन करता है साइक टेस्ट। और इसीलिए आपसे पीआईक्यू फॉर्म भरवाया जाता है, क्योंकि पीआईक्यू फॉर्म में आपकी साइक और आपके वर्ड्स, ये दोनों ही इवैल्यूएट हो सकते हैं। पीआईक्यू फॉर्म के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लिखते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि पीआईक्यू फॉर्म एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास भी जाता है। साइकोलॉजिस्ट आपके पीआईक्यू फॉर्म को पढ़ के आपकी साइक को समझने की कोशिश करते हैं, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके पीआईक्यू फॉर्म को पढ़ के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके जवाब वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आप क्या दे रहे हो। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट आपके पीआईक्यू फॉर्म को पढ़ते हैं, आपकी टीएटी, आपकी पीपीटी, आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि एसआरटी में किए हुए परफॉर्मेंस को देखते हैं, और फिर उस परफॉर्मेंस को आपकी इन्फॉर्मेशन से मैच करके देखते हैं कि जो आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर में इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपके साइक टेस्ट के परफॉर्मेंस से मैच करती है कि नहीं, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है कि नहीं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी यही देखते हैं कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है, क्या आपने सच लिखा है वहां पे, और क्या वो इन्फॉर्मेशन जस्टिफाइड अगर आपने लिखी है तो। इसीलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी एसएसबी कैंडिडेट के लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब आप बहुत ही एग्जैजरेट करके दे सकते हो, या कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब आप बहुत ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके दे सकते हो। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के सवालों का जवाब दे रहे हो, तो ना आपको अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना है, ना आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है। आपको समवेयर इन मिडिल, या जिसको मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो वेरी ऑनेस्टली आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के सवालों का जवाब देना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के अंदर लिखा है खेलकूद एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधियां आपने क्या करी। अब मान लीजिए कि आपने क्रिकेट खेला, लेकिन आपने क्रिकेट सिर्फ गली मोहल्ले के लेवल पे खेला है, और आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके मन में ये आता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर में खेलकूद से संबंधित कॉलम में खाली छोड़ के ना आ जाऊं। भाई मैंने क्रिकेट तो खेला नहीं बहुत ज्यादा, बट अगर मैंने कॉलम खाली छोड़ दिया तो उसका बहुत नेगेटिव इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ सकता है, नेगेटिव इंप्रेशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर पड़ सकता है, और मेरे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे, वहां क्रिकेट लिख के आ जाओगे। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर जैसे ही आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगा और वो देखेंगे कि खेलकूद से संबंधित गतिविधियों में आपने क्रिकेट का जिक्र किया, तो वो आपसे क्रिकेट से संबंधित सवाल पूछने लग जाएंगे। आपने क्रिकेट कहाँ खेला, कैसे खेला, कितना खेला, क्रिकेट के नियम क्या होते हैं, क्रिकेट की अलग अलग ट्रॉफीज क्या होती है, इंडिया में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है क्रिकेट का। बट क्योंकि आपने क्रिकेट थॉरोली नहीं खेला, तो आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे ठीक से, या तो बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे या ठीक से नहीं दे पाओगे। दोनों ही कंडीशन में आपकी पोल खुल जाएगी, दोनों ही कंडीशन में आपकी पोल खुल जाएगी। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये बात पता चल जाएगी कि इसने अपना इंप्रेशन बनाने के लिए क्रिकेट लिख दिया था, आता जाता इसको कुछ भी नहीं है। इससे क्या समझ में आया, आपकी पोल खुल गई। और पोल क्या खुली आपकी, कि आप झूठे हो, आप धोखेबाज हो, आप झूठ बोल के इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेट है। इस तरह की हरकतें करने के बाद कोई चांस नहीं होता है कि कोई एसएसबी में रेकमेंड हो पाए, और इसीलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसमें क्या लिखा है, अगर आपने सच में वो चीज करी है तो आप वहां पे मेंशन करो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर में एक्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आप जानते हो, जिस इन्फॉर्मेशन को आप जस्टिफाई कर सकते हो, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो अब मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के अलग अलग लाइंस के थ्रू ले जाता हूं।
मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको किस लाइन में क्या लिखना चाहिए, हाँ क्या लिखना है, क्या पूछा जा रहा है वो मैं जरूर बताऊंगा। आपको क्या लिखना है ये आप डिसाइड करोगे। मैं बस ये चाहता हूं कि आज आप में से कई स्टूडेंट्स पहली बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर को देखोगे तो अपने माइंड को मेकअप करना शुरू करो कि आप वहां पे क्या लिखोगे। झूठ आपको लिखना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने आपको कमतर भी नहीं आंकना है, अपने आपको अंडर एस्टिमेट करते हुए भी नहीं लिखना है। जो सच है उसको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से लिखना है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के दर्शन करते हैं और क्या क्या सवाल आपसे वहां पे पूछे जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब आप कोई सवाल देख रहे हो तो आप अपने दिमाग में ये इमेजिन करो कि आप उसके आगे क्या लिखोगे। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता नहीं होती, उन इन्फॉर्मेशन को पता करने की कोशिश भी आप अभी से करना शुरू करो। तो यहाँ पे आपके सामने इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर का एक कॉलम है जो मैं रीड करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है चयन बोर्ड यानी कि सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस, चयन बोर्ड संख्या और स्थान। ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छा आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लर हो रहा है आपको। मैं एक मिनट इसकी लाइट एडजस्ट करवाता हूं ताकि आपको और क्लियरली इसको दिखाई, ये फॉर्म दिखाई दे। ठीक है मैं लाइट एडजस्ट करवा रहा हूं, अपन देखते हैं। हाँ इधर से कर दो आके भले से। अभी चालू करके देखना पड़ेगा। अभी ठीक दिख रहा है, अभी पहले से बेटर दिख रहा होगा। ठीक है चलिए, अब वो इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है ठीक से। और अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर हो सकता है साइड का भी इशू, क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं, आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट करके देखो, उससे भी आपको क्लैरिटी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी आई साइड खराब है, मजाक कर रहा था मैं। आप अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट करके देखो तो और शायद क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा, हालांकि मुझे काफी लग रहा है कि क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आप जिस एसएसबी बोर्ड में गए हो उस एसएसबी बोर्ड का नंबर क्या है और स्थान का नाम क्या है ना। सपोज आपका एसएसबी बोर्ड का नंबर कुछ ऐसा आएगा कि 33 एसएसबी भोपाल, तो आप यहाँ पे लिखोगे 33 एसएसबी भोपाल अगर आपका ये नंबर है। या सपोज नंबर आया 22 एसएसबी इलाहाबाद, तो आप 22 एसएसबी इलाहाबाद लिखोगे। या और कोई सेंटर या और कोई नंबर आया तो फिर उसके हिसाब से आप लिखना। फिर आपको ऑलरेडी बता चुके होंगे वो कि आपकी बैच नंबर कौन सी है, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे बैच नंबर की वो यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही जब आप एसएसबी के 5 दिन के टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, स्क्रीनिंग होकर, तो आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा। वो चेस्ट नंबर यहाँ पे आपको तीसरे कॉलम में लिखना है। और फिर यहाँ पे एग्जाम के समय जो यूपीएससी का रोल नंबर था आपका, वो रोल नंबर आपको लिखना है। अगर एसएसबी बोर्ड आपको यहाँ पे कोई और नंबर दे रहा है तो वो आपको खुद बताएगा, तो फिर आपको वो नंबर यहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं बताते आपको तो अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। अब देखो कई स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें उनका रोल नंबर याद नहीं रहता है, और फिर यहाँ के वो परेशान होते हैं। तो इसीलिए आपका एग्जाम जब आपने दिया था उस समय आपका जो रोल नंबर था यूपीएससी ने जो आपको दिया था, वो रोल नंबर आप यहाँ पे लिखोगे, ये अपने दिमाग में रख के जाना। तो ये तो सिंपल कॉलम है, इसमें कोई ज्यादा कैच नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन एसएसबी ऑलरेडी आपको देगा, वही इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन वाइज आपको इन कॉलम्स में भरनी है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है सुस्पष्ट अक्षरों में नाम, जैसा मैट्रिक प्रमाण पत्र में है। नेम इन कैपिटल्स एज इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि 10th की मार्कशीट में मैट्रिकुलेशन में जो नाम आपका है एग्जैक्टली वही नाम आपको लिखना है, वही स्पेलिंग वही नाम जो 10वीं कक्षा में आपने आपके रिजल्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ था। जब आपका रिजल्ट आया था 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें जो नाम लिखा हुआ था वही नाम लिखना है। और कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बोल्ड एंड कैपिटल। पूरा नाम आपका होना चाहिए जैसा भी मैट्रिकुलेशन में है और कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा कॉलम है जिसमें लिखा है पिता का नाम, फादर्स नेम, तो पिताजी का नाम आपको वहां पे लिखना है। फिर चौथा पॉइंट है अधिकांश समय आवास का स्थान, स्थान जिला राज्य स्थान की अनुमानित जनसंख्या सहित। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएसबी में चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो जिस जगह से जा रहे हैं वहां की पॉपुलेशन क्या है। बट एसएसबी वांट्स टू नो दिस। एसएसबी इसको जानना चाहता है कि आप जिस इलाके से आ रहे हैं वहां की पॉपुलेशन कितनी है। एसएसबी इसको क्यों जानना चाहता है इसके बारे में प्रथमेश सर आपको बताएंगे, क्योंकि ये साइक का एस्पेक्ट होता है। आप जिस भी जगह से आते हो उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है ये आपके एक्सपोजर को तय करती है। अगर मैं किसी ऐसे शहर से आ रहा हूं जहां की पॉपुलेशन 30 लाख है तो एसएसबी मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रही है कि एक बड़े शहर का लड़का है या एक बड़े शहर की लड़की है तो इसको ज्ञान भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह से आ रहे हो, किसी ऐसे गांव से आ रहे हो जहां की पॉपुलेशन 400-500 है, तो फिर वो आपको उस हिसाब से इवैल्यूएट करेंगे, उस हिसाब से एग्जामिन करेंगे। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को यही नहीं पता है कि उसके शहर की पॉपुलेशन कितनी है या उसके गांव की पॉपुलेशन कितनी है, तो एक तो एसएसबी के लिए मुश्किल होगा इवैल्यूएट करना उसको। दूसरा, एसएसबी की नजर में ऐसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जो अपने आसपास के इलाके का ऑब्जर्वेशन नहीं करता। अगर आप किसी जगह पे बहुत लंबे समय तक रहे हो तो वहां की जनसंख्या कितनी है ये पता होना एक बेसिक जानकारी है जो एक्सपेक्ट की जाती है किसी भी अवेयर और समझदार इंडिविजुअल से। इसलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपको लिखना है। और यहाँ पे ध्यान दो एक चीज को कि अधिकांश समय आवास या प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस जो ऑलरेडी अंडरलाइन है, यहाँ पे मैं इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूँ, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस। आज ही जब मैं एक इंटरव्यू कर रहा था कैंडिडेट के साथ में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के, वेयर डू यू बिलोंग टू। मैंने उनसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। तो उन्होंने कहा कि सर माय होम टाउन इज डोडा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर। तो फिर मैंने उनसे डोडा के बारे में पूछा तो वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इंटरव्यू आगे कैरी किया। थोड़ी देर में ये पता चला कि वो इंडिविजुअल पिछले 10 सालों से जम्मू में रह रहा है। तो मैंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है, उसने कहा कि सर 17 साल है मेरी उम्र। मैंने कहा कि आप पिछले 10-11 सालों से जम्मू में रह रहे हो, तो अब आपका होम टाउन आपका जम्मू हो गया है। आपसे जो भी एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपके होम टाउन के बारे में, वो जम्मू के बारे में पूछा जाएगा, आपको डोडा के बारे में नहीं पता होना चाहिए। अब आपको जम्मू के बारे में पता होना चाहिए। तो उसको इस बात की अवेयरनेस नहीं थी। मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप अभी से इस बात की अवेयरनेस रखो कि जो मैक्सिमम टाइम ऑफ रेजिडेंस रहा है, जिस जगह पर आप ज्यादा, कई लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो एक शहर में जिनका अपब्रिंगिंग नहीं होता, 2-3 शहर में होता है। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जिनके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, तो वो एक जगह स्टे करके नहीं रहते लंबे समय तक, अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा समय आप कहाँ पे रहे वही आपका होम टाउन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है जिसमें सबसे ज्यादा समय तक आप रहे हो, सबसे पहले उसका नाम लिखोगे आप। फिर उसका नाम लिखने के बाद में किस जिले या डिस्ट्रिक्ट में है वो, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे आप। फिर उसके बाद किस राज्य में है इसको आप लिखोगे। और फिर उसके बाद उस जगह की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन को लेकर एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है कि सर जब मैं घर से निकला था तब 30,02,445 पॉपुलेशन थी और अभी 2 बच्चे और पैदा हो गए हमारे परिवार में तो 2 और ऐड कर लीजिए। इतना एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन कितनी है वो यहाँ पे इस कॉलम में आपको लिखना है।
अधिकांश समय आवास, डिस्ट्रिक्ट और अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। अब उसके नीचे वाला कॉलम देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है। अगर भैया वो जिला ही है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट ही है, तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं इंदौर में रहता हूं, है ना। अब मेरा डिस्ट्रिक्ट भी इंदौर है, तो मैं लिखूंगा इंदौर सिटी, फिर लिखूंगा डिस्ट्रिक्ट इंदौर, फिर लिखूंगा स्टेट मध्य प्रदेश, और फिर लिखूंगा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। तो ऐसे लिखना आपको, है ना। जैसे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट भी वही है जो आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, पर डिस्ट्रिक्ट भी वही लिखोगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लिख के उसको आगे लिखोगे आप। फिर उसके बाद जो फोर्थ का बी कॉलम है, उसमें क्या लिखा हुआ, वर्तमान आवास का स्थान। ऊपर क्या लिखा हुआ था, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, अधिकांश समय आवास का स्थान। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, वर्तमान आवास का स्थान, कि अभी कहां रह रहे हो। पहले आपने लिखा मैक्सिमम टाइम आप कहां रह रहे थे, फिर अब उसके बाद बी कॉलम में आपको लिखना है कि अभी कहां रह रहे हो, और फिर अगेन वही सारी इंफॉर्मेशन, स्थान, डिस्ट्रिक्ट और राज्य, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहां पर भी आपको अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन लिखनी है। यहां पे भी आपको क्या लिखना है, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। अब कई इंडिविजुअल जैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जो अभी दिल्ली में रह रहा है, पर उसका मैक्सिमम टाइम ऑफ रेसिडेंस लखनऊ में गया, तो उसने 10-12 साल लखनऊ में बिताया, लेकिन अभी उसके पेरेंट्स के प्रोफेशन की वजह से वो ट्रांसफर होकर दिल्ली में रह रहा है। तो अब कॉलम नंबर बी में आपको क्या लिखना है, वर्तमान अभी आप कहां रह रहे हो, तो वर्तमान लिखना है आपको। फिर वर्तमान में फिर आपको दिल्ली के बारे में लिखना पड़ेगा, जिस एग्जांपल को मैंने दिया उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मैक्सिमम टाइम आपने कहां पे स्पेंड किया, दूसरा आपको लिखना है कि करंटली आप कहां पे रह रहे हो, और तीसरा आपको लिखना है स्थायी आवास का स्थान, कि परमानेंटली आप कहां रह रहे हो। वैष्णवी पटेल पूछ रही मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। वैसे तो मुझे अलग अलग राज्यों की पॉपुलेशन पता नहीं होती, बट क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में मैं भी रहता हूं, तो मुझे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन पता है। अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 करोड़ के बीच में मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, 7 to 8 करोड़। एरिया के हिसाब से बहुत कम पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। तो फोर्थ कॉलम के पॉइंट 3 में आपको वो जगह लिखनी है जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है। हो सकता है कि आपने मैक्सिमम टाइम जम्मू में बिताया, और करंटली आप अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन की वजह से ट्रांसफर होकर लुधियाना में रह रहे हो, पर आपका घर जो है, आपका पैतृक घर, आपका एंसेस्ट्रल होम कश्मीर में कहीं और है। मान लीजिए कश्मीर में टिथवाल में है आपका पैटर्नल होम, तो फिर आपको टिथवाल के बारे में लिखना है। एक है वो जगह जहां पे आप करंटली रह रहे हो, एक है वो जगह जहां पे आप सबसे लंबे समय रहे, और एक है वो जगह जहां पे आपका स्थायी निवास है, कि भाई ठीक है अभी मैं रहा जम्मू में बहुत लंबे लंबे समय, अभी मैं लुधियाना में रह रहा हूं, लेकिन ओरिजिनली हमारा घर जो है टिथवाल में। तो फिर यहां पे आपको टिथवाल का एड्रेस लिखना है, उसके बारे में लिखना है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स की केस में ये तीनों एक ही होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के केस में ये तीनों एक ही होते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं तो सबसे अपनी जिंदगी का सबसे लंबा समय मैंने इंदौर में बिताया, करंटली भी मैं इंदौर में रह रहा हूं, और मेरा परमानेंट एड्रेस भी इंदौर में है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये ए, बी और सी सेम ही होते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए ये तीनों अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए तीनों अलग अलग हो। कम से कम ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए दो तो इनमें से सिमिलर होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए तीनों ही सिमिलर होंगे। बट कुछ यूनिक स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स का जॉब बहुत ही ट्रांसफरेबल नेचर का है, तो उन्होंने अलग अलग समय अलग अलग जगह पे बिताया होगा, तो उनके लिए ये ध्यान रखना है। तो अगर आप एक ही जगह पे रहते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह रहे हो, तो जहां पे भी आप रहे हो उस जगह की पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि शहर तो आपको इजीली याद रह जाएगा। लेकिन अगर आप 2-3 जगह रहे हो कि मैक्सिमम टाइम कहीं और बिताया है, करंटली कहीं और रह रहे हो, परमानेंट रेजिडेंस कुछ और है, तो तीनों स्थानों की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी है ये आपको जानकारी अभी से रख के रखो। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो कि तीनों अलग अलग जगह आपकी बन रही है, तो वो जानकारी रखो। और बस उसके अलावा कुछ भी कैच नहीं है इन कॉलम्स के अंदर भी। सिटी और स्टेट दोनों लिखना है कुशाग्र शर्मा, सिटी और स्टेट दोनों ही आपको लिखना है, राइट। पॉपुलेशन आपको यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, आप ठीक से पढ़ो, स्थान की अनुमानित जनसंख्या, स्थान की अनुमानित जनसंख्या और स्थान की अनुमानित जनसंख्या। तीनों जगह उन्होंने किसकी जनसंख्या मांगी है, प्लेस की। स्टेट की नहीं मांगी है, प्लेस की मांगी है। तो प्लेस की जनसंख्या मतलब शहर, है ना। जैसे मान लीजिए वो स्टूडेंट का एग्जांपल मैं लेता हूं, डोडा उसका स्थायी निवास था, तो डोडा की जनसंख्या। जम्मू में वो करंटली रह रहा है, तो जम्मू की जनसंख्या। और अगर टिथवाल उसका एक तीसरे कॉलम में, मान लीजिए मैं भूल गया कौन से मैंने उसके लिए बोले थे, तो मान लीजिए कि मेरा अधिकांश समय इंदौर में बीता, तो मैं इंदौर की जनसंख्या लिखूंगा। मान लीजिए मेरा करंट रेजिडेंस भोपाल में है, तो मैं भोपाल की जनसंख्या लिखूंगा। और मान लीजिए मेरा परमानेंट रेजिडेंस राजस्थान में है किसी शहर में, तो मैं राजस्थान की उस शहर की पॉपुलेशन के बारे में लिखूंगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखो कि राज्य की पॉपुलेशन नहीं पूछ रहे हो आपसे, वो आपसे उस स्थान की पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, उस प्लेस की पॉपुलेशन पूछ रहे हैं जहां पे आप रह रहे हो। लेकिन आपको आपके राज्य की पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। आपसे आपके राज्य की पॉपुलेशन भी पूछी जाएगी, पूछी जा सकती है, तो आपको आपके राज्य की पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए, और स्थान जहां पे आप रह रहे हो वहां की पॉपुलेशन भी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन 5वें नंबर के कॉलम पे। 5वें नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है राज्य और जिला। अब यहाँ पे राज्य की बात आई, कौन से स्टेट में आप रहते हो और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। वेरी इजी, कोई कैच नहीं है इसके अंदर। फिर आता है आपका धर्म, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, या फिर क्या हो, जो भी हो आप अपने रिलीजन के बारे में लिखें। रिलीजन वही लिखना जो आपके डॉक्यूमेंट्स में रिलीजन लिखा हुआ है, राइट। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में रिलीजन लिखा हुआ है उसी रिलीजन को आपको लिखना है। अगर आप में से कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से आता है, अगर आपके राज्य ने आपको एससी, एसटी या ओबीसी की कैटेगरी दे के रखी हुई है, तो उसको लिखो। आपके राज्य में अगर आपको एससी, एसटी या ओबीसी की कैटेगरी हासिल है, कई ऐसी जातियां होती है जो कि राज्य में किसी कैटेगरी में होती है, पर नेशन वाइड वो किसी कैटेगरी में नहीं होती। नेशन वाइड वो जनरल में आ सकते हैं, लेकिन कोई राज्य उनको ओबीसी बना देता है। तो ऐसी जाति से अगर आप बिलोंग करते हो जो आपके राज्य ने आपको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस में रखा हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन करें जो भी आपकी कैटेगरी। अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पे ओबीसी मेंशन करें, एससी एसटी है तो एससी या एसटी मेंशन करें यहाँ पे। जनरल है तो इस कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप रिजर्व्ड है कैटेगरी में तो ही आपको ये कॉलम भरना है, नहीं तो जनरल के लिए ये कॉलम छोड़ देना है। फिर आती है आपकी मातृभाषा, आपकी मदर लैंग्वेज क्या है। जैसे कोई बंगाल से आ रहा है तो उसके लिए बंगाली होगी, कोई तमिलनाडु से आ रहा है तो उसके लिए तमिल होगी, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, इन जगहों से अगर आप आ रहे हैं तो हिंदी ही आपकी मातृभाषा है। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन आपकी मातृभाषा हिंदी ही है अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से आ रहे हो तो। जन्म तिथि ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, साल भर इसी का इंतजार करते हैं सारे लोग, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप विवाहित हैं या सिंगल हैं या विधुर है, विडोवर है। तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू 99.9% ऑफ यू आर सिंगल। आपकी अभी शादी नहीं हुई है और तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंगल, ठीक है।
हो सकता है आपको ये सिंगल लिखते हुए बहुत बुरा लगे, लेकिन लिखना सिंगल ही है। अगर आप सिंगल हो तो मैरिड हो तो लिखना फिर मैरिड हो, है ना, और फिर एलिजिबल ही नहीं रह जाओगे, बट फिर भी ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें अब आप सोचोगे कि सर वैसे तो इस एग्जामिनेशन के अंदर एक वन ऑफ द क्राइटेरिया ये है कि अनमैरिड कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे इन्होंने विवाहित क्यों लिखा हुआ है और विधुर क्यों लिखा हुआ है? अगर उनको वैसे ही सिंगल लोग चाहिए, अनमैरिड लोग चाहिए, तो ये मैरिड और उसका नाम ही क्यों लिखा है उन्होंने? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म होता है जो सीडीएस एंट्री के अंदर भी लोग भरते हैं, और सीडीएस एंट्री के बाद में जो टेरिटोरियल एग्जामिनेशन की एसएसबी होती है उसमें भी यही फॉर्म भरता है। तो टेरिटोरियल एग्जामिनेशन के फॉर्म के अंदर या टेरिटोरियल एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैरिड कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया जाता है ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिड। पर एनडीए एंट्री के लिए तो वैसे भी अनमैरिड कैंडिडेट्स ही चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंगल लिख दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं छठे कॉलम की तरफ। क्या माता पिता जीवित हैं? क्या आपके पेरेंट्स अलाइव हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। फॉर्चुनेटली यस हाँ, या अनफॉर्चुनेटली नहीं तो नहीं, जैसा भी है आप यहाँ पे बताइए। अच्छा, माता पिता दोनों में से एक भी अगर जीवित है तो आप हाँ ही लिखेंगे इसमें, है ना। जब तक ये वाले कॉलम में अगर आपके दोनों ही पेरेंट्स यानी कि आपके मदर और फादर अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं है इस दुनिया में, तो ही आप नहीं कहेंगे। अगर उन दोनों में से एक भी जीवित है तो आप हाँ लिखेंगे। छठे नंबर के कॉलम के बी पार्ट में ये पूछा गया है कि यदि जीवित नहीं है तो माता या पिता की मृत्यु के समय आपकी आयु कितनी थी? क्या पूछा गया आपसे? इफ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ मदर्स और फादर्स डेथ। जब उनमें से किसी की डेथ हुई थी तब आपकी आयु कितनी थी, आपकी एज कितनी थी? अगर आप ऐसे कैटेगरी में आ रहे हैं जो कि ये कॉलम भरे अनफॉर्चुनेटली, तो प्लीज ये पता कर लीजिएगा कि जब आपके पेरेंट्स की डेथ हुई थी या अगर आपके फादर की भी डेथ हुई थी या यहाँ पे मदर की भी डेथ हुई थी, तो उस एज उस समय आपकी एज कितनी थी वो ये जानना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी कॉलम है जो आपको भरना है अगर आप इस कॉलम के लिए एलिजिबल अनफॉर्चुनेटली है तो। 6 कॉलम के सी पार्ट में पूछा गया है माता पिता संरक्षक और भाई बहन के व्यवसाय आय जो लागू हो। पेरेंट्स गार्जियंस एंड सिबलिंग्स ऑक्यूपेशन इनकम एज एप्लीकेबल। अब यहाँ पे 2-3 नाम लिखे हुए, पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियन एंड सिबलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स नहीं है ना, और तो फिर उसका अपब्रिंगिंग किसी ने तो किया होगा कि अगर वो यहाँ तक पहुंचा है कि वो एसएसबी अपीयर कर रहा है, मतलब उसने पढ़ाई करी है, स्कूल गया है, एग्जाम की तैयारी करी है, तो कोई ना कोई तो होगा जिसने उसको हेल्प किया होगा। तो उस गार्जियन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। हो सकता है कि वो गार्जियन आपका कोई भाई हो, इसलिए यहाँ पे सिबलिंग भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भाई बहन। इंग्लिश में लिखा हुआ है सिबलिंग। तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन थे जिन्होंने आपके माता पिता की मृत्यु के बाद में आपका पालन पोषण किया, आपको पढ़ाई लिखाई करवाई है, तो फिर उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपके माता पिता की मृत्यु के बाद आपके भाई बहन भी नहीं थे और आपके कोई अंकल थे या आपके कोई मामा थे या कोई और इंडिविजुअल थे जिन्होंने आपकी पढ़ाई का बीड़ा उठाया है और आपको पढ़ा लिखा के वहां तक पहुंचाया जहां तक आप पहुंचे हो, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। और अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो फिर आपको अपने माता पिता के ऊपर राइट लगा के उसको लिखना है। अगर आपके गार्जियन जीवित है तो उसके ऊपर राइट लगा के लिखना है। अगर आपके सिबलिंग्स ने आपकी अपब्रिंगिंग करी तो उसके ऊपर राइट लगा के लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फिर कि आपके माता पिता या जो भी है जिन्होंने आपका पालन पोषण किया है उनकी आय कितनी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उनका व्यवसाय और आय, वो क्या काम करते हैं, और साथ ही साथ में उनकी इनकम कितनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स की इनकम कितनी है। इंटरव्यू में पूछने पर वो बोलते हैं कि सर कभी पूछा नहीं हमने, या कभी उन्होंने कैजुअली पूछा भी हो तो पेरेंट्स ने बताया नहीं कि तुम्हें इससे क्या करना, हम कितना अर्न करते हैं, नहीं बताते, कई पेरेंट्स नहीं बताते। मुझे आज तक ये बात क्लियर नहीं कि मेरे पेरेंट्स एक्जैक्टली कितना अर्न करते थे। अप्रॉक्सीमेटली मुझे पता है, लेकिन एक्जैक्टली कितना अर्न करते थे वो मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी पूछने की हिम्मत करी। लेकिन आप एसएसबी में अपीयर कर रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको ये चीज पूछनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स से कि आपकी इनकम कितनी है। जरूरी नहीं है कि वो एक्जैक्ट फिगर आपको बताए, लेकिन जितना भी है अप्रॉक्सीमेटली जानना जरूरी है। तो एक्जैक्टली जितनी आपके पेरेंट्स की इनकम है या आपके गार्जियन की इनकम है या जिन्होंने भी आपको पाला है उनकी इनकम जितनी भी है अप्रॉक्सीमेटली वो आपको पता करनी। उनसे पूछो, उनको बताओ कि एसएसबी फॉर्म में ये कॉलम आता है, हमको भरना पड़ता है, तो अंदाजा आप दे दो हमको, भले आप एक्जैक्टली मत बताओ। जो भी अंदाजा वो दे, अप्रॉक्सीमेशन वो दे, वो अप्रॉक्सीमेशन आपको वहां पे लिखना है। और बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें बिल्कुल भी झूठ ना लिखो आप, है ना। जो एक्जैक्टली है जो उन्होंने आपको बताया है वो ही आप लिखना, उसमें अपनी तरफ से बढ़ाने या घटाने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद सी कॉलम यहाँ पे आता है जिसमें बहुत सारे विवरण आपसे मांगे गए। क्या क्या विवरण मांगे गए? पिता के बारे में मांगा गया आपसे, भाई पिता की एजुकेशन क्या है, पिता का व्यवसाय क्या है और पिताजी की मंथली इनकम क्या है। अगेन आपको पता करना है। मंथली और ईयरली कैप्टन अंशुल आपको दोनों ही लिखनी है। मंथली भी आप बता सकते हो, ईयरली भी बता सकते हो, दोनों लिख सकते हो आप। बस इसमें यह है कि अगर आप मंथली लिख रहे हो तो मंथली लिखो और ईयरली लिख रहे हो तो ईयरली लिखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मंथली हो या ईयरली हो, एक भी आंकड़ा अगर आ जाता है तो फिर वो पता चल जाएगा अपने को। जैसे किसी ने लिखा 40K तो 40K फिर आगे लिखो पर मंथ, या किसी ने लिखा 10 लाख तो फिर 10 लाख लिखो पर एनम। तो 10 लाख पर एनम से कोई भी इंडिविजुअल पता कर लेगा कि मंथली कितनी है, या अगर मंथली किसी ने 40K लिखी तो उससे पर एनम भी पता हो जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम लिया है उसमें मासिक आय ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एनुअल इनकम के बारे में लिख के बेवकूफी मत कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है मासिक आय, तो यहाँ पे मंथली ही लिखनी है, राइट। ऊपर वाले कॉलम में आप एनुअल लिख सकते हो, मंथली लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मासिक आय लिखो। जो भी आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन भी लिख दो। सेम गोस फॉर मदर, कि आपकी मदर की एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, और अगर उनकी कोई अर्निंग है, अगर उनका कोई ऑक्यूपेशन है तो वो भी आप लिखो। फार्मर इनकम सर, बिल्कुल फार्मर, देखो कोई भी हो आप, कोई भी व्यवसाय करते हो, खेती बाड़ी करते हो, हर चीज से कुछ इनकम तो होती है ना। खेती करने वालों का भी एक एस्टिमेट होता है कि भैया साल में 2 फसल लगाते हैं या 3 फसल लगाते हैं, एक फसल इतना दी जाती है, तो ऑन एन एवरेज अपना जो है इतना निकल जाता है। एक साल अच्छी खेती हुई, एक साल बुरी खेती हुई, तो एवरेज तो निकल के आता है ना। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो, उनको बोलो कि मेरे को वहाँ लिखना है, तो एवरेज वो निकाल के दे देंगे आपको। फिर अगर आपके माता पिता नहीं है और कोई और गार्जियन आपको अपब्रिंगिंग कर रहा है तो फिर उनके बारे में लिखो, या फिर आपके गार्जियन आपके बड़े भाई बड़ी बहन, छोटा भाई छोटी बहन आपके हैं, और अगर वो कुछ काम करते हैं तो उसके बारे में भी लिखो। एसएसबी ये जानना चाहती है इस कॉलम के द्वारा कि आप जिस घर में रहते हो आपको आपके परिवार वाले कितनी अर्निंग करते हैं। एसएसबी ये जानना चाहती है कि जिस परिवार में आपका अपब्रिंगिंग हो रहा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से ही आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो यहाँ पे सच ही लिखना, आपको झूठ नहीं लिखना है। अच्छा, ये मत सोचना कि मैं इनकम कम बता दूं तो शायद मेरे प्रति सिंपैथी आ जाएगी एसएसबी इंटरव्यूअर को या एसएसर्स को। तो आप याद रखिए कि अगर आपने झूठ बोला है वहाँ पे, अपनी इनकम कम बताइए, इसी पीआईक्यू फॉर्म के दम पे वो आपसे उसी इंटरव्यू में उगलवा लेंगे कि आपने झूठ बोला है। इतने एक्सपर्ट होते हैं वो। तो ये गलती मत करना कभी भी कि इनकम ज्यादा बता दो या कम बता दो। कई लोग स्मार्ट बनते हैं कि यार मैं इनकम कम बता देता हूँ तो मेरे प्रति थोड़ा सिंपैथी गेन हो जाएगी कि यार गरीब परिवार से आता है लड़का। नहीं, वो समझ जाएंगे बाकी इन्फॉर्मेशन देख के और उसको कंपेयर करके इनकम से ये झूठ बोल रहा है, और फिर वो इंटरव्यू में आपको वहीं पे उगलवाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। आपको बोलना पड़ेगा कि सॉरी सर मैंने झूठ बोला, और आपका एसएसबी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती मत करना कभी भी। जो एक्जैक्ट इनकम है जो आपको बताइए पेरेंट्स ने वही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 7वां कॉलम आता है शैक्षिक रिकॉर्ड, मैट्रिकुलेशन समकक्ष परीक्षा से आरंभ करके, इंग्लिश में लिखा हुआ है एजुकेशनल रिकॉर्ड कमेंसिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जाम ऑनवर्ड्स। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलम देके रखे हुए हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी हुई थी, और वो जो एजुकेशन आपकी हुई थी उसको शुरू करना है आपको 10 से, फिर उसके बाद 10+2, फिर उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप लोग तो ग्रेजुएशन वाली एंट्री के है नहीं, तो ये दो आपके लिए नहीं है कॉलम।
ये दो उन लोगों के लिए होते हैं जो सीडीएस या उसकी इक्विवेलेंट या उससे आगे की कोई एंट्री भर रहे होते हैं, जैसे जैक एंट्री या टेरिटोरियल आर्मी की एंट्री। लेकिन आप दोनों, आपके लिए मैट्रिक में आपने किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी थी, आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से वो एफिलिएटेड था उसके बारे में लिखना है, किस साल आपने मैट्रिकुलेशन किया था, कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पे गेन किए थे, इसमें तो झूठ लिख ही नहीं सकते आप। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था या हिंदी था, क्या आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे जिसको यहाँ पे लिखते हैं बोर्डर, या फिर डे स्कॉलर थे कि सुबह स्कूल जाते थे, शाम को घर आ जाते थे, दोपहर में घर आ जाते थे, उसको डे स्कॉलर बोलते हैं। और जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है स्कूल के अंदर रह के, उसको बोर्डर कहते हैं। तो आप हॉस्टल में रह के स्कूल में पढ़ाई करते थे या फिर डे स्कॉलर थे, घर से अप डाउन करके पढ़ाई करते थे, वो लिखना है। और फिर उस साल जब आप 10th में थे तब क्या आपने कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल किया था, कि मान लीजिए कि आप जब 10th में थे तब आप पूरे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, या रनिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, या आप बॉक्सिंग खेलते थे उस साल और आपने बॉक्सिंग में कोई सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल जीता था। तो इस लेवल का अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है तो उसको यहाँ पे मेंशन करो। अचीवमेंट नहीं किया है तो बिल्कुल मेंशन मत करो। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी मैंने बताई, वापस बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपका कोई अचीवमेंट नहीं है तो कॉलम खाली छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है लाइफ में, वैसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको एक्सपोजर नहीं मिला हुआ होता है, तो उनका क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं मिला, पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला कहीं पे, तो अचीवमेंट भी नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर आपका अचीवमेंट नहीं है तो आप तो रिजेक्ट हो जाओगे। और अगर सच में अचीवमेंट है, आपने किया है कोई अचीवमेंट, तो ही यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। यही सारी डिटेल्स फिर आपको 10+2 के बारे में लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड, कौन सा ईयर, कितने परसेंट मार्क्स, कौन सा मीडियम था, स्कूल जाते थे या हॉस्टल में रहते थे, और फिर कोई अचीवमेंट आपने किया हो तो। अब देखो अंकित, स्कूल की रेस में चौथी पांचवी में आप फर्स्ट आए थे, अभी 10th में कोई रेस वेस नहीं होती। 10th स्टैंडर्ड में जब आप जाते हो तो बड़ी कॉम्पिटिशन होती है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में आपने कुछ अच्छा अचीव किया हो तो आप लिख दो, या इवन आपने 10th लेवल पे कोई इंटर स्कूल कंपटीशन भी हुई हो कि रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस के बीच में कोई कंपटीशन हुई हो, उसमें जीता हो आपने, तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। दैट इज आल्सो नॉट एन इशू। लेकिन आपको आपकी मैट्रिक और 10+2 के सारे मेजर डिटेल्स यहाँ पे लिखने हैं, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के कॉलम पे, आयु, वर्ष और माह में। अपनी एज को आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ से कितनी आपकी उम्र है और उसके आगे कितने महीने आप और निकाल चुके हो। उसके बाद इसी कॉलम में आगे एक और ब्लॉक है जिसमें आपसे पूछा जाएगा ऊंचाई मीटर में, कितने मीटर आपकी हाइट है, आपको मेजर करना है। तो आप कुछ मत करो, एक इंच टेप ले लो। इंच टेप आता है ना जो घर में यूज होता है कंस्ट्रक्शन के काम में, नहीं तो मार्केट में मिल जाता है, आप खरीद के ले आओ इंच टेप को। दीवार पे खड़े हो जाओ ऐसे सट के, और दीवार पे ऐसे सट के खड़े होकर यहाँ पे मेजर कर लो। टेढ़ा हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, कुछ ज्यादा ही सट के खड़ा हो गया मैं। अब ठीक है। तो सट के खड़े हो जाओ दीवार से और वहां पे किसी से एक मार्क लगवा लो। फिर इंच टेप से इंचेस में आप मेजर कर लो कि जमीन से लेके उस मार्क तक कितने इंचेस आ रहे हैं, और उसके बाद उन इंचेस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, और इससे आपको अपनी हाइट मीटर्स में पता चल जाएगी। तो अपनी हाइट मीटर्स में लिखो और कहीं पे अपना वजन भी तौल लेना। वेइंग मशीन, किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाना, किसी क्लिनिक में, और अपना वेट मेजर कर लेना एसएसबी में जाने से पहले, है ना। और कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होते हैं जिनकी हाइट भी बढ़ रही होती है 17 साल की उम्र में, तो एसएसबी में जाने से पहले अपनी हाइट मेजर करके जाना, एसएसबी में जाने से पहले अपना वेट किलोग्राम्स में मेजर करके जाना और उसको यहाँ पे लिख देना। फिर 9th कॉलम जो लिखा हुआ है, वर्तमान व्यवसाय और व्यक्तिगत मासिक आय यदि है तो, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप में से कोई इंडिविजुअल ऐसा है, वैसे तो जनरली ऐसा होता नहीं कि 17-18 साल की उम्र में कोई नौकरी कर रहा होता है, बट यू नेवर नो, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो होम ट्यूशंस दे रहा हो, या पारिवारिक परिस्थिति की वजह से आप में से कोई ऐसा हो जिसको कोई जॉब करना पड़ रहा हो कहीं पे। तो अगर इन केस आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो और मंथली आप कितना अर्न करते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस उम्र में कोई काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते, तो उनको एक कॉलम खाली छोड़ देना है। चलिए फिर आते हैं 10वें कॉलम के ऊपर। 10वां पॉइंट ये कहता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, क्या आप एनसीसी का हिस्सा हो, एनसीसी ट्रेनिंग आपने की है, यदि हो तो कुल प्रशिक्षण, इफ यस देन टोटल ट्रेनिंग। कुल प्रशिक्षण, कितना प्रशिक्षण, कितने साल से आपने प्रशिक्षण किया है, आपकी विंग क्या है, आप एयर विंग में हो या आर्मर्ड में हो या नेवल विंग में हो, कौन सी विंग है आपकी एनसीसी की, और डिवीजन क्या है आपका, और आपको कौन सा सर्टिफिकेट अब तक हासिल हुआ है एनसीसी के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स एनसीसी का हिस्सा है वही स्टूडेंट्स इस कॉलम को भरेंगे। जो डिटेल्स यहाँ पे मांगे गए हैं उनको वो सारी डिटेल्स पता होंगे, वो यहाँ पे भरना है। जो एनसीसी का हिस्सा नहीं है उनको ये कॉलम खाली छोड़ देना। फिर 11वें पे आते हैं हम। 11वें में लिखा हुआ है खेल कूदों में भागीदारी, क्या आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो कौन से स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, क्रीड़ा का नाम, गेम्स, स्पोर्ट्स। मान लीजिए आपने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे लिखोगे बॉक्सिंग। फिर यहाँ पे पूछा गया है भाग लेने की अवधि, पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। तो जब से आपने वो खेल खेलना शुरू किया है और जब वो आपने खेल खेलना बंद किया था उसके बीच में कितना ड्यूरेशन था। मतलब मैं मैच की बात नहीं कर रहा हूँ कि सर सुबह 7 बजे से खेले थे और 10 बजे तक खेलते रहे थे, वो नहीं पूछ रहे हैं। खेल खेलना शुरू किया था से लेकर खेल खेलना खत्म किया से मतलब ये है कि वो खेल सीखना शुरू किया था, से लेकर हाईएस्ट लेवल पर वो खेल कब तक खेला आपने। हाँ, नहीं तो आप लिखोगे सर सुबह 6 बजे गया था खेलने और आप यकीन मानिए 2 बजे तक खेलता रहा था, वो नहीं लिखना आपको। तो जो भी खेल आपने खेला उसका नाम लिखो, कितने सालों तक आपने वो खेल खेला है उतने साल लिखो। फिर उसके बाद में यहाँ पूछा गया स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य जहाँ का प्रतिनिधित्व किया हो। अब आपने खेल खेला है तो भाई कहीं तो कॉम्पीट किया होगा, तो क्या आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, नहीं साहब स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं किया है। अगर किया है तो स्कूल का लिखो, कॉलेज को किया है, यूनिवर्सिटी को किया है, या फिर आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल किसी को रिप्रेजेंट नहीं करके किसी क्लब को रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते थे और आप पश्चिमी जिमखाना क्लब से खेलते थे, तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अदर, और अदर में लिखेंगे वेस्टर्न जिमखाना क्लब, वेस्टर्न जिमखाना क्रिकेट क्लब। या फिर अगर आपने बॉक्सिंग करी है और स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया पर अपने क्लब को रिप्रेजेंट किया है, तो सपोज आपके क्लब का नाम है रेंजर्स बॉक्सिंग क्लब, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंजर्स बॉक्सिंग क्लब, जो कि बाय द वे मेरे बॉक्सिंग क्लब का नाम था। फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, उसी खेल में क्या आपको कभी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मिला है। अब आपने खेला है खेल 2-3 साल मान लीजिए और आपने अपने क्लब को या स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, तो कभी मैन ऑफ द मैच मिला है, कभी गोल्ड मेडल मिला है, कभी सिल्वर मेडल मिला है, कभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एक बार भी अगर आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला हो या एक बार भी आपको सिल्वर गोल्ड मेडल मिला हो तो उसको मेंशन कीजिए यहाँ पे। नहीं मिला हो तो मत मेंशन कीजिए, जैसे मुझे कभी नहीं मिला, बॉक्सिंग खेली, मुझे कभी कोई मेडल नहीं मिला, तो मेरे जैसे लोग यहाँ पे खाली छोड़ के जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि एक बार सिल्वर मार लिया था आपने, नहीं, झूठ नहीं बोलना है। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, बात खत्म। फिर 11th पॉइंट में ही बी कॉलम आएगा, शौक एवं रुचियां, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको लिखना है आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट, कितनी हॉबीज लिख सकते हैं और इतने इंटरेस्ट लिख सकते हैं, जितना ही भर जाए अच्छा खासी जगह रहती है यहाँ पे। हॉबीज और इंटरेस्ट के बीच में फर्क क्या होगा, देखो हॉबीज यानी कि शौक, इंटरेस्ट यानी कि रुचि, क्या डिफरेंस है। देखो सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए मैं अपना टाइम निकालता हूँ,
वो मेरी हॉबी है। और कोई भी ऐसा काम जिसको जो मैं फ्री टाइम में कर लेता हूँ वो मेरा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मुझे वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशंस पे जाने का बहुत शौक है। मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, तो ये मेरी हॉबी है। क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए मैं टाइम निकालता हूँ कि यार कैसे भी करके आज का दिन खत्म कर ले, आज का काम खत्म कर ले, फिर अपने पास जो 8-10 घंटे बचे रहेंगे अपन आसपास कहीं कैंपिंग के लिए जाएंगे। तो ये हो गई मेरी हॉबी। ये मेरी क्या हो गई? हॉबी। अब इंटरेस्ट क्या है मेरा? वॉचिंग क्रिकेट। कि जैसे अब मैं फ्री हो गया, मान लीजिए कि मैं फ्री हो गया घर पे, अब मैं अवेलेबल हूँ, मेरे को कोई काम नहीं, आज का काम मैंने निपटा लिया, तो मैं फ्री टाइम में बाहर जा नहीं सकता हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता अपनी हॉबी को परस्यू करने, और मैं फ्री बैठा हूँ, तो फ्री बैठे बैठे मैं क्या करूंगा? तो मान लीजिए मैंने क्रिकेट मैच देखना शुरू कर दिया, तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। एक मेरी हॉबी है जो मैं वक्त निकाल के करता हूँ कि यार मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, आज अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं ड्राइंग करूंगा, तो ये आपकी हॉबी है। और आप अचानक पाते हो कि आप एकदम फ्री हो, एकदम से कोई काम नहीं है आज आपको, तो क्या करें? तो आपने सोचा कि चलो मछली पकड़ लेते हैं। अब ऐसे कोई पकड़ता नहीं मछली, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। खाली समय में जो काम आप कर लेते हो वो आपका इंटरेस्ट है, और समय निकाल के जो काम आप करते हो वो आपकी हॉबी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हॉबीज और इंटरेस्ट आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला कॉलम है यहाँ पे सी पॉइंट, पाठ्य विषयत्तर सामूहिक कार्यकलापों में भागीदारी। पाठ्य विषयत्तर सामूहिक कार्यकलापों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई सिंथेसाइजर बजाना जानता है, कोई गिटार बजाना जानता है, कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है, किसी को स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का शौक होता है, किसी को एक्टिंग का शौक हो सकता है, जिसने कुछ एक्टिविटीज करी हो एक्टिंग से जुड़ी हुई। तो ऐसा कुछ भी आपने किया है जो पढ़ाई से अलग हटके कुछ क्रिएटिविटी आपने करी कि भाई मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ, मैं सिंगिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे प्ले करता हूँ, मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, या फिर मैं अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू करता हूँ, ब्लड डोनेशन कैंपेन्स करता हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशन की तरफ ले जाता हूँ लोगों को, उसके लिए मैं कैंपिंग करवाता हूँ। तो कुछ भी एक्स्ट्रा आपने किया हो पढ़ाई से अलग हटके कुछ क्रिएटिव, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप इसको खाली छोड़िए, झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो पकड़े जाओगे, बहुत नुकसान होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि एक्टिविटी का नाम क्या था, समूह का नाम क्या था, कितने समय तक आपने उस एक्टिविटी को किया, और उस एक्टिविटी को करने के प्रोसेस में कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आपको मिला या नहीं मिला। मान लीजिए आपने बोला कि मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता था, तो ये पूछेंगे कि कहाँ बजाते थे गिटार, स्कूल में बजाते थे या कोई ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था, कब से लेकर कब तक आपने गिटार बजाया उस ग्रुप में, उस ग्रुप के साथ आप कब से लेकर कब तक जुड़े रहे, और क्या आपको कोई अलग से अवार्ड या अचीवमेंट मिला है, हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में पूछेंगे। अगर नहीं हुआ है तो अगेन उसको खाली छोड़ दो। डी पॉइंट में लिखा हुआ है नश, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउटिंग, खेलकूद, पाठ्येतर और अन्य क्षेत्रों में उत्तरदायित्व का, ये मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है पूरा, मैं नीचे इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। पद, पद लिखा हुआ है, पद, पोस्ट, हाँ पद लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसेस हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स, टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड अदर फील्ड्स। मतलब कि ये जो पूरे ऊपर के कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट करे हुए हो, चाहे आप एनसीसी में रहे हुए हो, चाहे आपने कोई स्पोर्ट्स खेला हुआ हो, या आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, तो जब आपने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था तब आपकी पोजीशन क्या थी वहाँ पे, तब आपका पद क्या था वहाँ पे, क्या आप हेड थे, क्या आप कैप्टन थे, क्या आप लीडर थे, या आप एक ऑर्डिनरी मेंबर थे। तो अगर आप कैप्टन थे या लीडर थे तो आप उसको यहाँ पे लिखो कि उत्तरदायित्व का पद क्या था आपका। लेकिन अगर आप कैप्टन नहीं थे, लीडर नहीं थे, आप सिर्फ एक मेंबर थे, तो फिर उसको लिखो कि सिंपली एक लिख दो मेंबर। तो ये मत लिखो कि कोई बड़ा पद था। अगर आप सिर्फ उसका एक हिस्सा थे तो फिर मेंबर लिखो, लेकिन अगर आपको कुछ पोजीशन मिली हुई थी कि भाई ही इज द हेड, ही इज द लीडर, ही इज द कैप्टन, तो फिर उसको लिखो। और इस तरह से ईमानदारी से एक एक कॉलम को बारीकी से पढ़ के अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखते जाओ। और फिर उसके बाद में किस पॉइंट पे आ जाएंगे हम, फिर आएंगे 12वें पॉइंट पे कि अब ये सारे कॉलम्स आपने भर दिए। 12वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आप किस कमीशन के लिए जा रहे हो, नेचर ऑफ कमीशन। तो देखो, नेचर ऑफ कमीशन का मतलब होता है जैसे आप एनडी एंट्री के लिए जा रहे हो, तो एनडी एंट्री में जब आप ट्रेनिंग करोगे और आर्म्ड फोर्सेस में सेलेक्ट होगे तो आपको क्या मिलेगा? परमानेंट कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप सीडीएस एंट्री के लिए जा रहे होते और ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे होते तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन होता। पर क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स एनडीए के थ्रू जा रहे हो, तो एनडीए के थ्रू जब भी आप जाओगे तो आपका कमीशन का जो नेचर होगा, आपके कमीशन का जो नेचर होगा वो होगा परमानेंट कमीशन। तो आप एनडी के थ्रू जा रहे हो तो आप हमेशा परमानेंट कमीशन ही लिखोगे। सिर्फ सीडीएस एंट्री के थ्रू जो ओटी ऑप्ट करता है वही शॉर्ट सर्विस कमीशन का होता है, बाकी लगभग सारे परमानेंट कमीशन के होते हैं। सेवा का चयन, चॉइस ऑफ सर्विस, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, ये यहाँ पे आपको चॉइस लिखनी पड़ेगी कौन सी आप ज्वाइन करना चाहते हो। 13वें में आपसे पूछा गया है तीनों सेवाओं में कमीशन के लिए कितने मौके ले चुके हो। पहली बार एसएसबी दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, तीसरी बार दे रहे हो, चौथी बार दे रहे हो या पांचवी बार दे रहे हो, कौन सी भी बार दे रहे हो, व्हाट इज द नंबर ऑफ योर अटेम्प्ट, वो ये पूछ रहे हैं। तो अगर आप पहली बार दे रहे हो तो 1 लिखोगे, दूसरी बार दे रहे हो तो 2 लिखोगे, तीसरी बार दे रहे हो तो 3 लिखोगे। तो ऐसे कितने मौके ले चुके हो आप, ये आप लिखोगे। पिछले सभी साक्षात्कारों का विवरण यदि कोई हो तो आर्मी नेवी एयरफोर्स चयन बोर्ड, डिटेल्स ऑफ ऑल प्रीवियस इंटरव्यूज इफ एनी आर्मी नेवी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स। अगर आपने 1-2 बार पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है तो कौन से बोर्ड में इंटरव्यू दिया था, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है टाइप ऑफ एंट्री, कौन सी एंट्री के लिए दिया था। तो भाई मान लीजिए आपने सबसे पहली बार आर्मी के लिए दिया था। एसएसबी नंबर और प्लेस, तो एसएसबी नंबर मान लीजिए 33 एसएसबी आपका था और प्लेस थी भोपाल, तो भोपाल लिख दिया आपने पिछले एसएसबी की जो आपने दिया था। तारीख, डेट, तो मान लीजिए आपकी जो डेट थी वो 22 ऑफ जनवरी थी 2022, तो आपने 22 जनवरी 2022 लिख दिया। फिर आपका चेस्ट नंबर और बैच नंबर कौन सा था वो आपने लिख दिया, चेस्ट नंबर 36 लिख दिया, और जो भी बैच नंबर उन्होंने आपको दी थी वो बैच नंबर आपने लिख दी। लेकिन अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, ये पहला ही अटेम्प्ट है आपका, तो फिर आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ये कॉलम खाली ही छोड़ के जाना है, फिर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर पहले लिख चुके हो तो यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखने, जो भी एसएसबी या नेवल एग्जाम का जो भी अटेम्प्ट आपने दिया था, या फिर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का जो भी अटेम्प्ट आपने दिया था। दैट्स इट, यही आपका पीआईक्यू फॉर्म। इस लेक्चर को जब आप दोबारा देखोगे पीआईक्यू फॉर्म को बहुत अच्छे से देख लेना, और नहीं तो लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट से पीआईक्यू फॉर्म को डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर लिखे हुए सारे कॉलम्स को अच्छे से स्टडी करना और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालना, न कुछ ज्यादा न कुछ कम, न ओवर एस्टिमेशन और ना ही अंडर एस्टिमेशन करना। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। जय हिंद।